हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का फाइनल एग्ज़ाम है और आपका हिंदी का पेपर है और आपके पेपर का नेम है हिंदी संरचना और अनुप्रयोग। दोस्तों, ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं आपको वो क्वेश्चन करा रही हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जितनी भी यूनिट हैं उनमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ करा रही हूँ। मैं आपको अति लघु, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी सारे प्रश्न कराऊंगी इसमें। चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें। सबसे पहले आप ये फुल फॉर्म पढ़ें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर का फुल फॉर्म पहले पढ़ लें आप, और उसके बाद डब्ल्यू का, और ईमेल का फुल फॉर्म, और ये OCR का। ये आप चारों बिल्कुल रट के जाएं क्योंकि शॉर्ट में ये पूछ सकता है। अब बात करते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। स्ववृत्त क्या है, यानी कि बायोडेटा क्या है। बायोडेटा, जिसे रिज्यूमे भी कहा जाता है, एक ऐसा दस्तावेज है जो आपके शिक्षा, कार्य, अनुभव, कौशल और उपलब्धियों का सारांश प्रस्तुत करता है। ये नौकरी, शैक्षणिक या अन्य पेशेवर अवसरों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। ये नौकरी के आवेदनों के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो संभावित नियोक्ताओं को आपके बारे में जानकारी प्रदान करता है। एक प्रभावी बायोडेटा स्ववृत्त आपको नौकरी के लिए एक मजबूत उम्मीदवार के रूप में पेश करने में मदद करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप पढ़ लें। मेनली बायोडेटा क्या होता है, उसमें आपकी शिक्षा, कार्य, अनुभव, कौशल, उपलब्धियों के बारे में होता है। अब बायोडेटा बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो भाषा सरल और औपचारिक होनी चाहिए, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट है तथ्य स्पष्ट और सही हो, अनावश्यक विवरण न हो, प्रस्तुति आकर्षक एवं व्यवस्थित हो, त्रुटिहीन हो, जैसे व्याकरण और वर्तनी पे विशेष ध्यान दिया गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बायोडेटा निर्माण की प्रक्रिया क्या है, विस्तार से समझाइए। तो बायोडेटा निर्माण एक महत्वपूर्ण सुव्यवस्थित प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य किसी व्यक्ति की आवश्यक जानकारी को प्रस्तुत करना होता है ताकि वह पेशेवर या शैक्षणिक अवसरों के लिए उपयुक्त सिद्ध हो। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है। अब इसकी आप प्रक्रिया पे ध्यान दें। फर्स्ट नंबर पे आपको लिखना है आवश्यक जानकारी एकत्र करना। इसमें सबसे पहले नाम, पता, जन्मतिथि, संपर्क सूत्र यानी कि फ़ोन नंबर, शैक्षणिक योग्यताएं, कार्य अनुभव, कौशल, रुचियां आदि ये आप में होती हैं। सबसे पहले आपको इनको मतलब एकत्र करना होता है, यानी कि इन सबको आपको इकट्ठा कर लें। उसके बाद वर्गीकरण करना, सभी जानकारी को अलग अलग वर्गों में विभाजित करें। जैसे व्यक्तिगत विवरण आप सबसे ऊपर दें, फिर शैक्षिक और फिर अनुभव आदि, इस तरह मतलब वर्गीकरण करें। फिर आपकी प्रस्तुति शैली चुनें कि जानकारी को सारगर्भित और क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करें। औपचारिक भाषा का प्रयोग करें कि मतलब इसमें आप क्रम प्रस्तुत करें कि आपको ऊपर क्या रखना है, नीचे क्या रखना है, तो उसके लिए आप क्रमबद्ध तरीके को प्रस्तुत करें। सबसे पहले आवश्यक जानकारी एकत्र करना, वर्गीकरण करना और प्रस्तुत शैली चुनना। स्ववृत्त का प्रारूप, ये एक उपयुक्त प्रारूप होता है। बायोडेटा 3 तरीके का होता है, उसमें आपको कौन सा तरीका यूज़ करना है उसका मतलब ये हुआ, मैंने भी नीचे दिया हुआ है, मैं आपको समझा दूंगी कि स्ववृत्त का प्रारूप से क्या मतलब है। समीक्षा करना, लिखने के बाद त्रुटियों की जांच करें, व्याकरण, वर्तनी और तथ्यात्मक अशुद्धियों से मुक्त रखें अपने बायोडेटा को। अब बात करते हैं हम लोग स्ववृत्त के स्वरूप और उसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। स्ववृत्त का स्वरूप एक औपचारिक दस्तावेज होता है जिसमें सूचनाएं बिंदुवार और क्रमबद्ध होती हैं। स्ववृत्त के स्वरूप और प्रारूप मतलब क्या होता है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। सबसे पहले शीर्षक की बायोडेटा जो ऊपर हेडिंग पड़ती है उसमें आपको क्या लिखना है। फिर व्यक्तिगत विवरण में नाम, जन्मतिथि, पता, फ़ोन नंबर, ईमेल आदि, ये आप लाइनदारी लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है कि इसका स्वरूप में क्या होना चाहिए। फिर शैक्षिक योग्यता, वर्ष, संस्था मतलब स्कूल नेम, कॉलेज नेम, विषय क्या थे, अंकों का प्रतिशत आपको लिखना है। फिर कार्य अनुभव, कंपनी या संस्था का नाम, पद, कार्य अवधि, जिम्मेदारियां, उपलब्धियां आदि। कौशल में आपको आपके पास कंप्यूटर ज्ञान है जैसे CCC, O लेवल, इस तरह का। भाषाओं का कोई एक्स्ट्रा ज्ञान है, कोई तकनीकी ITI जैसे। अन्य दक्षता ये आपको उसमें लिखनी होती हैं। फिर उपलब्धियां,
पुरस्कार, मान्यता या अन्य महत्वपूर्ण उपलब्धि, जैसे आपने कोई गेम खेला और चेस, क्रिकेट, उस पर कुछ आपने नेशनल लेवल, स्टेट लेवल पे आपको कोई प्राइज़ मिला हो तो आप वो उस पर लिखेंगे। रुचियाँ व शौक, आपके क्या हॉबी हैं, और फिर आप घोषणा करें। लिखा नहीं आता कि मैं आपकी कंपनी के लिए बहुत मन लगा के काम करूँगा, इस तरह का मतलब जो घोषणा लिखी जाती है, और हस्ताक्षर अपने। ये आपका बायोडेटा में होना चाहिए, लाइनदार आप याद करें। नेक्स्ट है आपका बायोडेटा के प्रकार। कालानुक्रमिक, स्ववत्र, ये प्रारूप सबसे आम होता है। इसमें अनुभव और योग्यता को सबसे कम समय में समय क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है, यानी अनुभव और योग्यता को समय क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। जैसे सबसे नवीनतम से प्रारंभ करें और सबसे जो पुराना हो उसको नीचे रखें। मतलब एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। कालानुक्रमिक, स्ववत, ये प्रारूप सबसे आम है। इसमें अनुभव और योग्यता को समय क्रम में सूचीबद्ध किया जाता है। कार्यात्मक बायोडेटा, इसमें योग्यता और कौशल पर अधिक ध्यान दिया जाता है। उन लोगों के लिए उपयुक्त है जिनके पास कौशल तो बहुत ज़्यादा है लेकिन कार्य अनुभव कम है, तो उन लोगों के लिए कार्यात्मक स्ववत ज़्यादा सही रहता है कि उन्होंने बहुत सारे कोर्स तो किए हैं, ITI किया है और कंप्यूटर कोर्स, O लेवल, CCC सब है, लेकिन कार्य अनुभव कम है उनके पास, वो लोग ये वाला बायोडेटा रखते हैं। फिर आता है संयोजित बायोडेटा। ये प्रारूप कालानुक्रमिक और कार्यात्मक दोनों प्रारूपों का मिश्रण होता है, मतलब इसमें ये भी होता है और ये भी होता है, उसको संयोजित बायोडेटा कहते हैं। फिर आता है आपका शैक्षिक स्वावत्र। यह शैक्षणिक क्षेत्र के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसमें शोध, परियोजना, प्रकाशन आदि का विवरण होता है। यह शैक्षिक बायोडेटा होता है। मेनली आप 3 टाइप इंपॉर्टेंट है, आप यही 3 याद करें। अब दोस्तों यही मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था, आप यहाँ पे स्वावत्र का प्रारूप चुनें कि कौन सा आपको इनमें से तीनों में लेना है। अगर कहीं शैक्षिक स्तर पे जा रहे हैं तो आपको 4th नंबर का लेना है। अब बात करते हैं कंप्यूटर और हिंदी का संबंध क्या है। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जिसमें कंप्यूटर मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि तकनीकी संसाधनों में हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं का समावेश हो, जिससे अधिक लोग तकनीक का लाभ उठा सके। इसी दिशा में कंप्यूटर और हिंदी का संबंध विशेष महत्व रखता है। कंप्यूटर और हिंदी का संबंध भाषा और तकनीकी के समन्वय से है। प्रारंभ में कंप्यूटर पर अंग्रेजी का एकाधिकार था, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए इसका प्रयोग कठिन होता था। परंतु जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, हिंदी को कंप्यूटर पर प्रयोग योग्य बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर और टूल जैसी तकनीकी विकसित की गई। हिंदी के लिए भी यूनिकोड जैसी तकनीकी विकसित की गई, जिससे हिंदी को कंप्यूटर और इंटरनेट पर प्रयोग में लाना संभव हो पाया। इससे हिंदी में टाइपिंग, अनुवाद, वेबसाइट निर्माण और संचार सरल हुआ है। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ इसको। वर्तमान युग सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, जिसमें कंप्यूटर मानव जीवन का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। ऐसे में यह आवश्यक हो जाता है कि तकनीकी संसाधनों में हिंदी जैसी भारतीय भाषाओं का समावेश हो, जिससे से अधिक लोग तकनीकी का लाभ उठा सकें। इसी दिशा में कंप्यूटर और हिंदी का संबंध विशेष महत्व रखता है। कंप्यूटर और हिंदी का संबंध भाषा और तकनीकी के समन्वय से होता है। प्रारंभ में कंप्यूटर पर अंग्रेजी का एकाधिकार था, जिससे हिंदी भाषी उपयोगकर्ताओं के लिए इसका प्रयोग कठिन होता था। परंतु जैसे जैसे तकनीकी विकास हुआ, हिंदी को कंप्यूटर में प्रयोग योग्य बनाने के लिए कई सॉफ्टवेयर और टूल्स जैसी तकनीकी विकसित की गई। हिंदी के लिए भी यूनिकोड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसमें याद रखें शब्द। हिंदी के लिए भी यूनिकोड जैसी तकनीकी विकसित की गई, जिससे हिंदी को कंप्यूटर और इंटरनेट पर प्रयोग में लाना संभव हो पाया। इससे हिंदी में टाइपिंग, अनुवाद, वेबसाइट निर्माण और संचार सरल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यूनिकोड क्या है। यूनिकोड एक ऐसी प्रणाली है जो विश्व की सभी भाषाओं के लिए एक सार्वभौमिक कोड प्रदान करती है। इसके माध्यम से हिंदी के अक्षर, शब्द, वाक्य आदि कंप्यूटर में उसी प्रकार लिखे और समझे जा सकते हैं जैसे अंग्रेजी में। इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको जरूर पढ़ें। यूनिकोड क्या है। यूनिकोड एक ऐसी प्रणाली है जो विश्व की सभी भाषाओं के लिए एक सार्वभौमिक कोड प्रदान करती है। इसके माध्यम से हिंदी के अक्षर, शब्द, वाक्य आदि कंप्यूटर पे उसी प्रकार पढ़े और लिखे और समझे जा सकते हैं जैसे अंग्रेजी में।
हिंदी में उपलब्ध प्रमुख सॉफ्टवेयर के नाम बताइए। गूगल इनपुट टूल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हिंदी संस्करण और बरह, ये चारों याद कर ले। कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए, उसके प्रमुख भागों और प्रयोग को लिखिए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को इनपुट के रूप में लेता है, उसे संशोधित करता है और फिर से उसे सूचना के रूप में आउटपुट करता है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो पहले डेटा को इनपुट मतलब लेता है, फिर उसमें संशोधन करता है, फिर आउटपुट यानी कि आपको देता है सूचना। सबसे पहले लेगा, फिर उसमें संशोधन करेगा, फिर आपको देगा। तो इनपुट, संशोधन, फिर आउटपुट। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि गणना करना, डेटा को संग्रहित करना और संचार करना। यह एक बहुमुखी उपकरण है जिसका उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, मनोरंजन और कई अन्य क्षेत्रों में किया जाता है। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। यह आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर का सामान्य परिचय दीजिए, उसके प्रमुख भाग क्या है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाली परिभाषा याद हो गई होगी। न याद हुई तो आप दोबारा से फिर से याद कर लो, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में 99% आ सकता है आपके। कंप्यूटर के दो मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर में वे सभी भौतिक भाग शामिल होते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर और सीपीयू आदि। ठीक है, हार्डवेयर में वो जिन्हें हम छू सकते हैं, वे भौतिक भाग हैं। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाला निर्देशों, डेटा, प्रोग्रामों का एक संग्रह है। मतलब सॉफ्टवेयर, हम जब फ़ोन चलाते हैं तो फ़ोन के जो सिस्टम चलते हैं वो सॉफ्टवेयर से चलते हैं। इसका मतलब है सॉफ्टवेयर कंप्यूटर या अन्य डिवाइस को चलाने के लिए उपयोग किए जाने वाले निर्देशों, डेटा या प्रोग्रामों का एक संग्रह है जो कंप्यूटर या मोबाइल को बताता है कि उसे क्या करना है और कैसे करना है। आपके जो सॉफ्टवेयर है वो भी दो प्रकार के होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसी को हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ये कंप्यूटर के हार्डवेयर को, जो कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है उसको चलाने और नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जैसे विंडोज़ इसका एग्जाम्पल है, मैक ओएस और एंड्रॉयड। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये विशिष्ट कार्यों को करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर, MS वर्ड, स्प्रेडशीट यानी कि MS एक्सेल, और आपका वेब ब्राउज़र, क्रोमा, फायरफॉक्स, ये सब। और गेम, समझ में आया ना। एप्लीकेशन क्या है, MS वर्ड, MS एक्सेल। और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, जो हार्डवेयर को चलाने, नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ओएस और एंड्रॉयड। अब कंप्यूटर के प्रयोग पढ़िए, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शिक्षा में कंप्यूटर का उपयोग छात्रों को सीखने और जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले कंप्यूटर का प्रयोग छात्रों को सीखने और जानकारी प्राप्त करने में मदद करने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में कंप्यूटर का उपयोग व्यवसाय में डेटा को संशोधित करने, संचार करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। मनोरंजन में कंप्यूटर का प्रयोग गेम खेलने, फिल्म देखने और संगीत सुनने के लिए किया जाता है। संचार में कंप्यूटर का प्रयोग ईमेल भेजने, सोशल मीडिया का उपयोग करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए किया जाता है। अन्य प्रयोग, कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक अनुसंधान, चिकित्सा और इंजीनियर जैसे विभिन्न क्षेत्रों में भी किया जाता है। मेनली इसका काम संशोधित करना, संचार करना और डाटा को स्टोर करना है। ये आप जरूर पढ़ें, ये भी वाला भी। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग का वर्णन कीजिए। कंप्यूटर में हिंदी भाषा का प्रयोग कैसे होता है। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग अब सामान्य और व्यापक होता जा रहा है। यूनिकोड के विकास और विभिन्न सॉफ्टवेयरों के आने से हिंदी में टाइप करना, ईमेल भेजना, वेबसाइटों पर जानकारी पढ़ना और लिखना और अन्य कई काम कंप्यूटर पर हिंदी में करना आसान हो गया है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब हिंदी न केवल साहित्य और संवाद की भाषा है, बल्कि तकनीकी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और इंटरनेट आधारित कार्यों में भी इसका प्रयोग हो रहा है।
फ्रेंड्स, मैं इसको एक बार फिर से पढ़ देती हूँ। कंप्यूटर में हिंदी का प्रयोग अब सामान्य और व्यापक होता जा रहा है। यूनिकोड के विकास और विभिन्न सॉफ्टवेयरों के आने से हिंदी में टाइप करना, ईमेल भेजना, वेबसाइटों पर जानकारी पढ़ना और लिखना और अन्य कई काम कंप्यूटर पर हिंदी में करना आसान हो गया है। कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी के युग में हिंदी भाषा का उपयोग निरंतर बढ़ता जा रहा है। अब हिंदी न केवल साहित्य और संवाद की भाषा है, बल्कि तकनीकी, शैक्षणिक, प्रशासनिक और इंटरनेट आधारित कार्यों में भी इसका उपयोग हो रहा है। हिंदी का कंप्यूटर में प्रयोग के प्रमुख क्षेत्र: टाइपिंग और डेटा एंट्री। हिंदी टाइपिंग के लिए विभिन्न कीबोर्ड लेआउट जैसे इनस्क्रिप्ट, रेमिंगटन और फोनेटिक लेआउट उपयोग में लाए जा रहे हैं। यूनिकोड तकनीकी के कारण अब हिंदी में कहीं भी किसी भी डिवाइस पर टाइप करना संभव हुआ है। सॉफ्टवेयर और ऐप्स में प्रयोग: माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स, अन्य सॉफ्टवेयर हिंदी भाषा में भी अब उपलब्ध है। सेकंड है इसका सॉफ्टवेयर ऐप्स का गूगल इनपुट्स और लिप्यंतर टूल्स आदि हिंदी टाइपिंग को आसान बनाते हैं। हिंदी सर्च इंजन और वॉइस असिस्टेंट। गूगल आदि में हिंदी सर्च का विकल्प है। गूगल असिस्टेंट, एलेक्सा जैसे वॉइस असिस्टेंट अब हिंदी में भी बातचीत करने में सक्षम है। हिंदी के प्रयोग से होने वाले लाभ, मतलब कंप्यूटर में हिंदी के प्रयोग से होने वाले लाभ: स्थानीय भाषा में संवाद से डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा मिला है। आम जनता की पहुंच सरकारी सेवाओं और डिजिटल साधनों तक बढ़ी है। शिक्षा का लोकतंत्रीकरण: ग्रामीण क्षेत्रों में भी हिंदी में डिजिटल सामग्री की उपलब्धता संभव हुई है। हिंदी भाषा और साहित्य का संरक्षण डिजिटल युग में हुआ है। OCR क्या है? OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। यह एक ऐसी तकनीक, इसका फुल फॉर्म जरूर याद कर लें। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग स्कैन किए गए दस्तावेजों, किताबों, रसीदों आदि से टेक्स्ट निकालने में किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर पर संपादित, खोजा और संग्रहित किया जा सके। OCR का पूरा नाम ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन है। यह एक ऐसी तकनीकी है जिसका प्रयोग प्रिंटेड या हस्तलिखित टेक्स्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने के लिए किया जाता है। मैं आपको सिंपल से बताऊं, अब आप गूगल का जो गूगल स्कैनर होता है उसको यूज़ करते हैं ना, कोई कॉपी में कहीं आपने कुछ लिखा फिर उसको स्कैन करते हैं तो वो अच्छा हाईलाइट हो जाते हैं। एक तरह से वही इसका काम है कि किसी भी हस्तलिखित टेक्स्ट को स्कैन करके उसे डिजिटल टेक्स्ट में बदलने की क्रिया है। इसका उपयोग स्कैन किए गए दस्तावेजों, किताबों, रसीदों आदि से टेक्स्ट निकालने में किया जाता है ताकि उसे कंप्यूटर पर संपादित, खोजा और संग्रहित किया जा सके। उदाहरण क्या है इसके? किसी पुस्तक के पन्ने को स्कैन करके उसमें मौजूद टेक्स्ट को वर्ड फाइल में बदलना, बैंक चेक स्कैन कर उसका डेटा पहचानना, पुराने दस्तावेजों को डिजिटल रूप देना। यदि चाहे तो मैं OCR की विशेषता। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गूगल स्पीच से आप क्या समझते हैं? गूगल स्पीच एक तकनीकी सेवा है जो गूगल द्वारा विकसित की गई है। गूगल स्पीच एक तकनीकी सेवा है जो गूगल द्वारा विकसित की गई है, जिसका पूरा नाम है गूगल स्पीच टू टेक्स्ट या गूगल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। मतलब कि इसका प्रयोग आवाज़ को टेक्स्ट में बदलने में किया जाता है और टेक्स्ट को वापस से वॉक यानी स्पीच में बदलने के लिए किया जाता है। यह एक ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम है जो इंसान द्वारा बोले गए शब्दों को पहचान कर उन्हें लिखित रूप में परिवर्तित करता है। ये मुख्य रूप से गूगल असिस्टेंट, गूगल सर्च और अन्य गूगल उत्पादों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि आप गूगल में वो जो मैक जैसा बन के आता है उसको आप टच करके फिर बोलते हैं तो आप जो बोलते हैं वो गूगल में लिख के आ जाता है। तो वही आपका गूगल स्पीच है कि इसके द्वारा इसका जो पूरा नाम है क्या है? गूगल स्पीच टू टेक्स्ट या गूगल वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ये जो आप टेक्स्ट होते हैं उनको भाषा में बदल देता है और आवाज़ को टेक्स्ट में। गूगल स्पीच के मुख्य कार्य क्या है? स्पीच टू टेक्स्ट ये उस सेवा उपयोगकर्ता की आवाज़ को पहचान कर उसे टेक्स्ट में बदलती है, जिसका प्रयोग वॉइस सर्च, वॉइस कमांड और अन्य कार्यों के लिए किया जाता है। टेक्स्ट टू स्पीच ये सेवा टेक्स्ट को वाक्य यानी स्पीच में बदलती है।
जिससे उपयोगकर्ता टेक्स्ट को सुन सकते हैं, जैसे कि गूगल असिस्टेंट द्वारा जानकारी पढ़ना या स्क्रीन पर टेक्स्ट को जोर से पढ़ना। ठीक है, टेक्स्ट टू स्पीच, इसमें आप जो आपके अक्षर होते हैं आप उनको गूगल में पढ़वा सकते हैं, कई बार आपने देखा होगा ये। नेक्स्ट है आपका हिंदी टाइपिंग के मुख्य फॉन्ट को संक्षेप में बताइए। हिंदी टाइपिंग के क्षेत्र में आज मुख्यतः हिंदी फॉन्ट को दो श्रेणी में विभाजित किया गया है, यूनिकोड फॉन्ट या नॉन यूनिकोड। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें हम लोग मंगल फॉन्ट की। मंगल फॉन्ट जो ये आपका यूनिकोड आधारित हिंदी फॉन्ट है जो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया है। ये विंडोज़, एंड्रॉयड और सभी यूनिकोड सक्षम प्लेटफॉर्म पर चलता है, सभी में चलता है ये इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड के लिए उपयुक्त है। सरकारी प्रशासनिक कार्यों में इसी फॉन्ट का उपयोग अनिवार्य है। मंगल फॉन्ट का नोट, मंगल फॉन्ट बराबर यूनिकोड आधारित फॉन्ट। अब बात करते हैं हम लोग कृतिदेव की। आप ये दोनों फॉन्ट पढ़ लें क्योंकि कोई भी पूछी जा सकती है, दोनों भी पूछी जा सकती है। कृतिदेव एक नॉन यूनिकोड फॉन्ट है, ये वाला था यूनिकोड, जो विशेष कीबोर्ड लेआउट जैसे रेमिंगटन पर आधारित है। यह एक कंपोजिट फॉन्ट है, यानी इसमें हर वर्ण को अलग अलग कोड के अनुसार रखा जाता है। कृतिदेव पे हर वर्ण का अपना एक अलग कोड है। इसमें टाइप किया गया टेक्स्ट कॉपी पेस्ट योग्य नहीं होता है, सिर्फ उसे फॉन्ट में दिखाई देता है। हाँ, आप इसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये अपने कोड में लिखता है जाके, अजीब सा कोड होते हैं इनके। पुराने समय में सरकारी टाइपिंग परीक्षाओं, डीटीपी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग और प्रिंटिंग प्रेस में इसका अधिक प्रयोग होता था। अब अधिकांश सरकारी परीक्षाएं यूनिकोड आधारित हो गई हैं, जो मैंने मंगल फॉन्ट बताया था, जिससे इसका प्रयोग धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कृतिदेव फॉन्ट के एग्जाम्पल कृतिदेव 010 और ये। ठीक है, अब आता है यूनिकोड क्या है। मैंने ऊपर आपको शॉर्ट में बताया था, यहाँ थोड़ा सा पढ़ ले। यूनिकोड अर्थात कंप्यूटर पर विभिन्न भाषाओं में काम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सॉफ्टवेयर है। यह एक मानकीकृत कोडिंग प्रणाली है जो सभी भाषाओं के अक्षरों को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करता है, जिससे कंप्यूटर को विभिन्न भाषाओं के टेक्स्ट को आसानी से पढ़ने और समझने और दिखाने में मदद मिलती है। ठीक है, यूनिकोड अर्थात कंप्यूटर पर विभिन्न भाषाओं में काम करने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सॉफ्टवेयर है। यह एक मानकीकृत कोडिंग प्रणाली है जो सभी भाषाओं के अक्षरों को एक विशिष्ट संख्या प्रदान करती है, जिससे कंप्यूटर को विभिन्न भाषाओं के टेक्स्ट को आसानी से समझने और दिखाने में मदद मिलती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर पढ़ें। इसकी विशेषताएं क्या हैं? ये वेब, मोबाइल, सॉफ्टवेयर और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्मों पर समर्थित होता है, मतलब कि सभी में ये चल सकता है। हिंदी के लिए उपयोग किए जाने वाले यूनिकोड फॉन्ट में मंगल प्रमुख है। यूनिकोड फॉन्ट में सबसे ज़्यादा कौन है हिंदी में फेमस? मंगल फॉन्ट। यूनिकोड में टाइपिंग के लिए इनस्क्रिप्ट कीबोर्ड का प्रयोग किया जाता है। यूनिकोड में लिखा गया टेक्स्ट कॉपी पेस्ट करने योग्य होता है और किसी भी डिवाइस पर सपोर्टेड रहता है। ठीक है, आसानी से सपोर्ट करता है किसी भी डिवाइस को। इसके जो एग्जाम्पल है वो है मंगल, अपराजिता और कोकिला आदि। ये आपका यूनिकोड फॉन्ट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ई पुस्तकालय क्या है? ई लाइब्रेरी को हिंदी में डिजिटल लाइब्रेरी या इलेक्ट्रॉनिक लाइब्रेरी कहा जाता है। ई लाइब्रेरी को, यह एक ऐसी लाइब्रेरी है जिसमें किताबें, लेख, पत्रिकाएं, शोध पत्र और अन्य अध्ययन सामग्री डिजिटल रूप में उपलब्ध होती हैं, जिन्हें कंप्यूटर या अन्य डिजिटल उपकरणों के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, यानी कि पढ़ा जा सकता है, उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं आप। इसलिए ई पुस्तकालय अब आज के टाइम पे एक अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है लर्निंग का। स्वयं क्या है? स्वयं भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक ऑनलाइन शिक्षा पहल का नाम भी है। इसका पूरा नाम है स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। इसको जरूर पढ़ लें, क्या पता इसका शॉर्ट में फुल फॉर्म आ जाए। क्या है? स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स है। यह एक ऐसा मंच है जो छात्राओं को विभिन्न विषयों में ऑनलाइन पाठ्यक्रम मूक्स प्रदान करता है, जिन्हें कोई भी कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है, डाउनलोड कर सकता है अगर आपके पास नेट है।
जिसका उद्देश्य शिक्षा नीति के 3 मुख्य सिद्धांतों पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करना है। इसके 3 सिद्धांत क्या है? मेनली पहुंच, समानता और गुणवत्ता को प्राप्त करना है। स्वयं के बारे में मुख्य बातें। मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। स्वयं सभी को मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो कक्षा 9 से लेकर स्नातकोत्तर स्तर तक है। विषयों की विविधता। इसमें विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान, कानून, प्रबंध आदि जैसे विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रम शामिल हैं। सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार। सभी पाठ्यक्रम देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट आपका एनसीईआरटी का क्या मतलब है? एनसीईआरटी का मतलब है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। इसका फुल फॉर्म जरूर पढ़ें, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ये भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। एनसीईआरटी विद्यालयी शिक्षा से जुड़े मामलों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देने के उद्देश्य से काम करता है। एनसीईआरटी के मुख्य कार्य क्या है? शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, शिक्षक प्रशिक्षण प्रदान करना, यानी कि जो शिक्षक को भी ट्रेनिंग देता है कि आपको कैसे पढ़ाना है और कोर्स भी कराता है। नेक्स्ट आपका पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकें विकसित करना। चौथा है आपका शैक्षणिक नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देना। ये आपका एनसीईआरटी। नेक्स्ट आपका ई ज्ञान कोश क्या है? ई ज्ञान कोश इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू द्वारा संचालित एक राष्ट्रीय डिजिटल रिपॉजिटरी है, ठीक है, जो विभिन्न प्रकार की अध्ययन सामग्री जैसे पाठ, चित्र, वीडियो और अन्य डिजिटल संसाधनों को संग्रहित और प्रदान करता है। मतलब कि ये पाठ, चित्र, वीडियो, अन्य डिजिटल संसाधनों को संग्रहित भी करता है और लोगों को प्रदान भी करता है। ये छात्रों को ऑनलाइन अध्ययन सामग्री तक पहुंचने और डाउनलोड करने की सुविधा प्रदान करता है जिससे वे अपनी पढ़ाई कहीं भी कभी भी जारी रख सकते हैं। ई ज्ञान कोश मेन इग्नू द्वारा संचालित है। नेक्स्ट है आपका मूक्स क्या है? संक्षेप में समझाइए। मूक्स का मतलब मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, यानी कि विशाल मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। यह एक ऐसा ऑनलाइन शिक्षण मॉडल है जो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मुफ्त या कम लागत पर उपलब्ध होता है। मूक्स में आमतौर पर बड़ी संख्या में छात्र एक साथ भाग लेते हैं और ये विभिन्न विषयों को कवर करते हैं जैसे कि विज्ञान, कला, व्यवसाय और बहुत कुछ। मूक्स शिक्षा के क्षेत्र में एक लोकप्रिय और प्रभावी तरीका बन गया है जो छात्रों को अपनी गति और सुविधा के अनुसार सीखने का अवसर प्रदान करता है। इग्नू से आप क्या समझते हैं? इग्नू का पूरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय है। यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है जिसे भारत की संसद ने 1985 में स्थापित किया था। ये भारत का सबसे बड़ा और प्रमुख ओपन डिस्टेंस लर्निंग विश्वविद्यालय है। इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। इग्नू का एक बड़ा मान्यता प्राप्त, लचीला और समावेशी विश्वविद्यालय है जो खासकर उन छात्रों के लिए आदर्श है, यानी उन छात्रों के लिए है जिन्हें नियमित कॉलेज जाना संभव नहीं होता। इसमें विद्यार्थी स्वयं के समय पर स्व अध्ययन के जरिए पढ़ाई कर सकता है। फ्रेंड्स, आप ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का मतलब समझे? क्या आप सिर्फ एडमिशन लेने जाइए, वहाँ पे रेगुलर क्लासेस नहीं होती, आप ऑनलाइन के माध्यम से ले सकते हैं और पेपर देने बस जाइए। इसी को कहते हैं आप दूर रह के पढ़ाई कर सकते हैं। तो इग्नू सबसे बड़ा ओपन और डिस्टेंस लर्निंग का विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट आता है आपका इंटरनेट से आप क्या समझते हैं? इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है जिससे वे सूचना, संसाधन और सेवाएं साझा कर सकते हैं। यह एक जटिल प्रणाली है जो विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकों का उपयोग करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जानकारी साझा की जा सकती है। इंटरनेट के माध्यम से संदेश भेजे जा सकते हैं, वीडियो या ऑडियो कॉल्स भी की जा सकती है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। ठीक है, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है दोस्तों। मैं आपको फिर से बता देती हूँ, इंटरनेट एक वैश्विक नेटवर्क है जो कंप्यूटरों को एक दूसरे से जोड़ता है जिससे वे सूचना, संसाधन और सेवाएं साझा कर सकते हैं।
यह एक जटिल प्रणाली है जो विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकों का उपयोग करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती है। इंटरनेट के माध्यम से विश्व के किसी भी कोने में बैठे व्यक्ति से जानकारी साझा किया जा सकता है, संदेश भेजे जा सकते हैं, वीडियो या ऑडियो कॉल्स की जा सकती है, विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्राप्त की जा सकती है। ये वाली लाइन जरूर पढ़ें। यह एक जटिल प्रणाली है जो विभिन्न प्रोटोकॉल और तकनीकों का उपयोग करके डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाती है। अब इंटरनेट की परिभाषा आप पढ़ लें। ये पूरा लिख के आप आएंगे अगर इंटरनेट से आप क्या समझते हैं तो। इंटरनेट की परिभाषा ऐसे ही आप वहाँ हेडिंग डालेंगे। इंटरनेट एक ऐसी प्रणाली है जो विश्व भर के कंप्यूटरों और सर्वरों को टीसीपी या आईपी प्रोटोकॉल के माध्यम से जोड़ती है ताकि सूचना का आदान प्रदान संभव हो सके। ईमेल क्या है? ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह को संदेश, फाइलें या अन्य डेटा भेज सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ईमेल संचार का एक तेज, सस्ता और सुविधाजनक तरीका है। ईमेल का उपयोग व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जाता है। ये जरूर पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली है जिसके द्वारा आप कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइस का उपयोग करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या समूह को संदेश, फाइलें और अन्य डेटा भेज सकते हैं। इसे इलेक्ट्रॉनिक मेल भी कहा जाता है। ईमेल संचार का एक तेज, सस्ता और सुविधाजनक तरीका है और ईमेल का उपयोग आप व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति क्या मतलब है कि आप खुद किसी एक पर्टिकुलर आदमी को मेल कर सकते हैं। और आपने देखा होगा जब आप नौकरी का फॉर्म सारे बच्चे भरते हैं तो आपके पास मेल आता होगा कि आपका फॉर्म रिसीव हो गया, या जब एडमिट कार्ड आते हैं तो उसकी सूचना आती है। उसका मतलब होता है कि हर आप चाहें, अगर एक व्यक्ति चाहे तो वो एक साथ 200 आदमियों को भी मेल भेज सकता है। ये सुविधा इसमें होती है। वेबसाइट क्या है? वेबसाइट का अर्थ है इंटरनेट पर उपलब्ध पेजों का एक संग्रह जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। वेबसाइट का अर्थ है इंटरनेट पर उपलब्ध पेजों का एक संग्रह जिसे एक सामान्य डोमेन नाम से पहचाना जाता है और कम से कम एक वेब सर्वर पर प्रकाशित किया जाता है। इसे वेब पेजों का एक समूह भी कह सकते हैं जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक सामान्य विषय या उद्देश्य के लिए समर्पित हैं। अर्थात वेबसाइट एक ऑनलाइन स्थान है जहां जानकारी, सेवाएं या मनोरंजन उपलब्ध होते हैं। उदाहरण के लिए विकिपीडिया, गूगल, अमेज़न जैसी वेबसाइटें हैं जो विभिन्न प्रकार की जानकारी और सेवाएं प्रदान करती हैं। नेक्स्ट आपका अपठित गद्यांश से आप क्या समझते हैं? अपठित गद्यांश जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अपठित है। यानी अपठित गद्यांश का मतलब है एक ऐसा गद्यांश या गद्य का अंश जिसे आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है। यह एक गद्य का अंश होता है जो किसी भी विषय पर हो सकता है, जैसे कि कहानी, निबंध, लेख या कोई और प्रकार का गद्य। ये आपकी पाठ्य पुस्तक से नहीं होता है। इसका उद्देश्य आपकी समझ और अभिव्यक्ति की क्षमता का परीक्षण करना होता है। जब आप एक अपठित गद्यांश को पढ़ते हैं या करते हैं तो आप उस गद्यांश को पढ़कर, समझकर और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने की आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप मतलब उसका पढ़ के, समझ के उसका उत्तर दें। यह अभ्यास छात्रों की समझ, तर्क क्षमता और भाषा के उपयोग की क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, समास को परिभाषित कीजिए। समास को परिभाषित कीजिए और ये कितने प्रकार के होते हैं? समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक शब्द है जिसे हम समास कहते हैं। हिंदी व्याकरण में समास 6 प्रकार के होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समाज, द्वंद्व समाज, ये ऐसे लिखा होगा, ऐसे लिखेंगे आप, और बहुव्रीहि समाज। हिंदी वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? हिंदी वाक्य रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? हिंदी वाक्य मतलब ये एक है, रचना के आधार पर कितने प्रकार के हैं? हिंदी वाक्य रचना के आधार पर मुख्यतः 3 प्रकार के हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य एक ही उद्देश्य और सरल वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य योजक जैसे और, तथा, लेकिन के द्वारा जुड़े होते हैं। मतलब कि संयुक्त वाक्य में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य होते हैं और वो जुड़े होते हैं कैसे? योजक द्वारा, जैसे और लेकिन द्वारा। मिश्र वाक्य एक मुख्य उपवाक्य और एक या अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं।
अब यहाँ थोड़ा देख लें, मैंने इसमें भी दे दिया आपको। सरल वाक्य, एक ही उद्देश्य एक ही विधेयक होता है। उदाहरण, सूर्य उदय हो रहा है। संयुक्त वाक्य, दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य, यानी कि इसमें सरल वाक्य होते हैं और जो योजक द्वारा जुड़े होते हैं, और, तथा, या, लेकिन आदि। वह सुबह उठा और उसने स्नान किया। मिश्र वाक्य, यह मुख्य उपवाक्य और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। इसमें एक मुख्य वाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं मिश्रित वाक्य में। आश्रित उपवाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होता है। उदाहरण, जब बारिश हो रही थी तब वह घर पर था। नेक्स्ट आपका, हिंदी की मुख्य ध्वनियों का वर्णन करें। हिंदी भाषा में दो प्रकार की ध्वनियां होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर वे ध्वनियां हैं जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता के उच्चारित, ठीक है दोस्तों, अन्य ध्वनि की सहायता के उच्चारित होते हैं, मतलब कि उन्हें किसी अन्य ध्वनि की जरूरत नहीं होती है, वो स्वतंत्र ही स्वर काफी होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं, ये मैंने 11 के नाम दे दिए, इनको आप पढ़ लें। व्यंजन वे ध्वनियां हैं जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। हिंदी में 11 व्यंजन होते हैं जिनमें 23 मूल व्यंजन और 8 संयुक्त व्यंजन शामिल हैं। दोस्तों, ऊपर जो मैंने आपको समास बताया था वो आपको समझ आ गया ना? थोड़ा सा मैं इसको और बता देती हूँ। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बना एक सार्थक शब्द है, या आप लिख सकते हैं, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। तो ये था दोस्तों। अब बात करते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की। हिंदी के वाक्य स्वरूप से आप क्या समझते हैं? हिंदी का वाक्य स्वरूप वह है जिसमें सार्थक शब्दों का एक व्यवस्थित समूह होता है जो एक पूर्ण विचार व्यक्त करता है। वाक्य में कर्ता, कर्म और क्रिया का होना आवश्यक है और ये व्याकरणिक नियमों के अनुसार बना होता है। हालांकि कभी कभी कोई एक या दो तत्व गायब भी हो सकते हैं, लेकिन अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। मेनली हिंदी के वाक्य स्वरूप में कर्ता, कर्म और क्रिया होते हैं। ठीक है, हिंदी वाक्य की संरचना में शब्दों का क्रम महत्वपूर्ण होता है और वाक्य के अंत में एक पूर्ण विराम और अन्य उपयुक्त विराम जैसे प्रश्न चिन्ह या विषयामेधि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। मुहावरे और लोकोक्तियों से आप क्या समझते हैं? मुहावरे और लोकोक्ति से आप क्या समझते हैं? मुहावरे, लोकोक्तियां और कहावतें हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये वाक्यांश और वाक्य होते हैं जो किसी विशेष अर्थ या भाव को व्यक्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। मुहावरे ठीक है, मुहावरे, लोकोक्तियां, कहावतें हिंदी भाषा के महत्वपूर्ण अंग हैं। ये वाक्यांश और वाक्य होते हैं जो किसी विशेष अर्थ, भाव को व्यक्त करते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपने शाब्दिक अर्थ से एक अलग विशिष्ट अर्थ रखते हैं, जबकि लोकोक्तियां पूरे वाक्य होती हैं जो किसी समान सत्य या अनुभव को व्यक्त करती हैं। मुहावरे मेनली एक वाक्यांश होते हैं और लोकोक्तियां पूरे वाक्य। अब मुहावरे पढ़ते हैं। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जो अपने समान अर्थ से हटकर एक विशेष अर्थ देते हैं। उदाहरण के लिए, अंगूठा दिखाने का मतलब क्या हुआ? मना करना, जबकि अंगूठा समान अर्थ में क्या होता है? हाथ का अंगूठा। मुहावरे भाषा को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक बनाते हैं। लोकोक्तियां पूरे वाक्य होते हैं जो किसी समान सत्य या अनुभव को व्यक्त करते हैं। ये वाक्यांशों से बड़े होते हैं और इनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि करने, उदाहरण देने या सीख देने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, अंधों में काना राजा का मतलब है कम योग्य व्यक्ति भी अयोग्य लोगों में श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट, मुख्य अंतर। मुहावरे मतलब इनमें मुहावरे और लोकोक्ति में क्या अंतर है? मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियां पूरे वाक्य होते हैं। मुहावरे अपने शाब्दिक अर्थ से एक अलग विशेष अर्थ रखते हैं, जबकि लोकोक्तियां सामान्य सत्य या अनुभव को व्यक्त करती हैं। मुहावरे भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं जबकि लोकोक्ति किसी बात की पुष्टि या सीख देने के लिए उपयोग की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, प्रत्यय, वचन, क्रिया, विशेषण को परिभाषित कीजिए। शॉर्ट फॉर्म में आप इसको समझ लें। संज्ञा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, राम पुस्तक, दिल्ली खुशी, एक मतलब व्यक्ति, औरत या स्त्रीलिंग का नाम है, आदि।
संज्ञा के प्रकार। पहले आप पढ़ें संज्ञा को। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के प्रकार 5 प्रमुख हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। व्यक्तिवाचक ये किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को दर्शाता है। राम, सीता, भारत, हिमालय, गंगा। जातिवाचक ये किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है। मतलब कि पर्टिकुलर किसी पूरे व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति या वर्ग का बोध कराता है। जैसे लड़का, लड़का में सब लोग आ जाते हैं, लड़की जाति पूरी आती है। लड़की में पूरी स्त्रीलिंग आ जाती है। नदी में सारी नदियाँ आ जाती हैं। मतलब पर्टिकुलर पूरे वर्ग को प्रदर्शित करे, वही जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा ये किसी भाव, गुण, दशा या अवस्था के नाम को दर्शाते हैं। जैसे मिठास, जवानी, हरियाली, शीतलता, मित्रता आदि। समूहवाचक ये किसी समूह या समुदाय के नाम को दर्शाते हैं। जैसे सेना, सभा, भीड़, दल, कक्षा। द्रव्यवाचक ये किसी द्रव्य, धातु या तरल पदार्थ के नाम को दर्शाते हैं। सोना, चांदी, पानी, तेल, घी आदि। सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह, मैं, तुम। पर्टिकुलर मतलब जैसे हम किसी पे लेखक लिखे तो बार बार लिखें। जैसे आपको मिला मेरी दोस्त, मतलब अपने बेस्ट फ्रेंड पेज से लिखे तो आप क्या लिखेंगे? राम मेरा दोस्त है। राम कक्षा 5 में पढ़ता है। राम सुबह 5 बजे उठता है। तो ऐसे नहीं आप लिखेंगे। फिर राम की जगह वह 5 बजे उठता है, वह स्कूल जाता है। मतलब फिर वह का यूज़ करेंगे। आप बार बार राम राम लिखेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। लिंग शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध उसे लिंग कहते हैं। हिंदी में 2 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। प्रत्यय जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय से याद रखें, तार आए तो अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। वचन शब्द के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन है। ये अगला टॉपिक है, वचन किसे कहते हैं? शब्द के जिस रूप में संख्या का बोध हो उसे वचन कहते हैं। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। क्रिया क्या है? वह शब्द जो किसी काम, स्थिति या घटना का बोध कराए। वह शब्द जो किसी काम, स्थिति या घटना का बोध कराए उसे क्रिया कहते हैं। जैसे खाना, पीना, जाना, आना, सोना आदि। क्रिया के भेद। क्रिया के मुख्य 2 भेद होते हैं। सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर पड़े वह सकर्मक क्रिया। उदाहरण के लिए राम फल खाता है। इस वाक्य में खाता है क्रिया का प्रभाव फल नामक कर्म पर पड़ रहा है। ठीक है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर पड़ता है। कर्म पर नहीं, कर्ता पे पड़े, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया। उन्हें अकर्मक क्रिया कहा जाता है। उदाहरण के लिए लड़की हंसती है। इस वाक्य में जो हंसती है क्रिया का प्रभाव लड़की नाम पर, यानी ठीक है दोस्तों, लड़की हंसती है तो जो हंस रही है ये क्या हुआ आपका? क्रिया। इसका प्रभाव किस पे पड़ रहा है? लड़की, मतलब कि कर्ता पर, कर्म पे नहीं पड़ रहा। विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे सुंदर संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। पर्टिकुलर सुंदर, अच्छा, बड़ा, छोटा आदि। विशेषण के भेद। हिंदी व्याकरण में विशेषण को मुख्य रूप से निम्नलिखित भेदों में विभाजित किया जाता है। यह आपके विशेषण के भेद दिए हैं मैंने विशेषण के। गुणवाचक विशेषण ये विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, दशा आदि को दर्शाता है। ये विशेषण किसी संज्ञा, सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार को दर्शाता है। गुणवाचक अच्छा, बुरा, लाल, गोल, बीमार, सुंदर, दयालु आदि। संख्यावाचक विशेषण ये किसी विशेषण किसी संज्ञा सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। जैसे 1, 2, 3, कई, कुछ, सब कुछ आदि। परिमाणवाचक विशेषण ये विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है। ये विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा या परिमाण का बोध कराता है। थोड़ा, बहुत, कम, ज़्यादा, आधा, पूरा आदि। यह आपका परिमाणवाचक हुआ। नेक्स्ट आपका सार्वनामिक विशेषण जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताए। जब कोई सर्वनाम किसी संज्ञा के साथ लगकर उसकी विशेषता बताए तो उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, यह क्या हुआ आपका? सर्वनाम, लड़का संज्ञा, यह लड़का पर्टिकुलर विशेषता तारा यही लड़का है वो, वह पुस्तक, किसी का घर आदि। व्यक्तिवाचक विशेषण ये व्यक्तिवाचक संज्ञा से बने विशेषण किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो इन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। भारत
भारतीय, जापानी, बनारसी, ये पर्टिकुलर नहीं, ये भारतीय एक विशेषण हो गया आपका, जापानी, बनारसी आदि। इसे आपको व्यक्तिवाचक विशेषण कहा जाता है। आप इसे देख लें पहले। ये आपके 5 हैं। गुणवाचक, शॉर्ट में याद कर लें अगर आपको याद हो, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक और व्यक्तिवाचक। अब बात करते हैं उपसर्ग और प्रत्यय। जो शब्द किसी शब्द के शुरू में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन करे उन्हें उपसर्ग कहा जाता है। प्रत्यय मैंने ऊपर बताया था अंत में जोड़ते हैं, और उपसर्ग स्टार्टिंग में। जैसे उप आपका उपसर्ग हुआ प्र, तो उपहार और प्रयास। परसर्ग, हिंदी व्याकरण में परसर्ग कारक चिन्ह वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग को ये कारक चिन्ह कहते हैं। ये वे होते हैं जो संज्ञा या सर्वनाम का क्रिया या अन्य शब्दों के साथ संबंध स्थापित करते हैं, जैसे ने, को, से के लिए आदि। अवयव से आप क्या समझते हैं, कितने प्रकार के होते हैं? अवयव वे शब्द हैं जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक आदि का कोई परिवर्तन नहीं होता। अवयव वे शब्द होते हैं जिनमें ना लिंग, वचन, कारक का कोई प्रभाव नहीं होता। इन्हें अविकारी शब्द भी कहा जाता है। दूसरे शब्दों में अवयव वे शब्द हैं जो हमेशा अपरिवर्तित रहते हैं, चाहे वाक्य में उनका प्रयोग किसी भी लिंग, वचन या कारक के साथ किया जाए। अवयव के प्रकार। अवयव के 4 भेद हैं। क्रिया विशेषण, वे शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण अवयव, ये शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। उदाहरण के लिए धीरे धीरे, यहाँ, वहाँ, कब, जल्दी, तेज। संबंध बोधक अवयव, मैं ऐसा कर देती हूँ तो आपको, ये क्रिया विशेषण अवयव है, ये संबंध बोधक। ये शब्द संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से कराते हैं, जैसे के बिना, के ऊपर, के नीचे आदि। समुच्चय बोधक अवयव, ये शब्द 2 शब्दों, वाक्यों या वाक्यांशों को जोड़ते हैं। उदाहरण और, तथा, एवं, लेकिन, परंतु, क्योंकि। विस्मयादि बोधक अवयव, ये शब्द हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करते हैं। उदाहरण के लिए वह, आह, हाय, अरे, शाबाश। दोस्तों ये वाला जो अब में क्वेश्चन है मैंने कल वीडियो अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं जल्दी से थोड़ा रिवीजन करा देती हूँ आपका। हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, जो अपभ्रंश और प्राकृतिक भाषाओं के विकास क्रम से होते हुए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में सामने आई है। हिंदी की 4 प्रमुख बोलियां कौन सी हैं? खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी। राजभाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। ये संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 का भाग 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास, प्रसार और वृद्धि के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। एक इसमें और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वो आप पढ़ लें। सबसे पहले पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो पश्चिमी हिंदी का विकास सौर सैन्य प्रबंध से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं, खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। ठीक है। खड़ी बोली अपने मूल रूप में कहाँ बोली जाती? मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत आदि के आसपास से बोली जाती है। पूर्वी हिंदी से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? तो पूर्वी हिंदी हिंदी भाषा की उपभाषा है। इसका उद्भव अर्धमागधी से हुआ है। इसका मुख्य रूप से अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। इसमें मुख्य रूप से कौन सी हैं? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी शामिल हैं। पूर्वी हिंदी अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। किससे विकसित हुई है? अर्धमागधी अपभ्रंश से। या पूर्वी हिंदी की 3 बोलियां पढ़ लें, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका का विवेचन कीजिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भारतीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद का सेतु बने। इसी आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में की है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के कई विविध रूप हैं। ये रूप हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो भारत के विभिन्न भागों में लोगों को जोड़ने में मदद करती है। राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में संविधान में स्वीकार किया गया है। परिभाषा क्या हुई संपर्क भाषा की?
संपर्क भाषा वह भाषा होती है जो विभिन्न भाषाई समुदायों के बीच आपसी संवाद का माध्यम बनती है। भारत जैसे बहुभाषी राष्ट्र में हिंदी एक संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है, जैसे विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद संभव हो, जिससे विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद संभव हो। अब एक और क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन सी, संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा की अनेक बोलियों का समूह है, जिसमें 4 प्रमुख बोलियां हैं: खड़ी, अवधी, ब्रज और भोजपुरी। ये बोलियां हिंदी भाषा के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं और अपनी विशेषताओं के कारण पहचानी जाती हैं। जैसे खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी का आधार माना जाता है, जिसे कौरवी भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बोली जाती है। इसके विकास में महत्वपूर्ण स्थान भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद जैसे लेखकों का है। अवधी भाषा पूर्वी उत्तर प्रदेश, अवध क्षेत्र, अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद की प्रमुख बोली है और इसका साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस की रचना इसी में हुई है। अवधी भाषा का एक अन्य नाम कौशली भी है। ब्रज भाषा ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा, वृंदावन आदि क्षेत्रों में प्रचलित है। ये भक्ति काल की काव्य की प्रमुख भाषा है। इसमें रसानुभूति से भरपूर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है। इसका कृष्ण भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। सूरदास, रहीम, रश्तखान, बिहारी जैसे कवियों ने इस बोली में उत्कृष्ट साहित्य रचा है। इसका क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? ब्रज भाषा के प्रमुख कवि कौन से? सूरदास, रहीमदास, रश्तखान आदि। भोजपुरी ये बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड के कुछ हिस्से में बोली जाती है। इसका एक समृद्ध लोक साहित्य है। यह एक जीवंत बोली है और इसका प्रयोग फिल्मों, गीतों, नाटकों और लोक साहित्य में बहुतायत होता है। विदेशों में भी इसका प्रभाव है। एक और बचा है दोस्तों। हाँ, देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं? इसके महत्व को विस्तार से बताइए। बस। देवनागरी लिपि, जिसे नागरी कहा जाता है, इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ है। ये भारत की एक प्रमुख लिपि है जिसका उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कई अन्य भारतीय भाषाओं में को लिखने के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है। ध्वन्यात्मक का मतलब ये होता है कि जैसी इसकी ध्वनि है वैसे ही इसके अक्षर होते हैं, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट अक्षर जो इसे पढ़ने और लिखने में आसान बनाते हैं। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। ये देवनागरी लिपि के महत्व पढ़ लीजिए। इसने भाषाओं का संरक्षण किया। साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व है इसका। यह लिपि भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवनागरी लिपि में भारत का एक विशाल साहित्य भंडार है, जिसमें धार्मिक ग्रंथ, कविताएं, कहानियां और अन्य साहित्यिक कृतियां शामिल हैं। वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है क्योंकि ये प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट अक्षर का प्रयोग करती है, जिससे उच्चारण और लेखन में सटीकता बनी रहती है। एकता। देवनागरी लिपि का उपयोग भारत की विभिन्न भाषाओं को एक साथ लाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। प्रशासनिक उपयोग। देवनागरी लिपि भारत में हिंदी, मराठी, कोंकणी जैसी भाषाओं के लिए आधिकारिक लिपि है। ध्वन्यात्मक, इसके महत्व मैं बता रही हूँ। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक, जिसका अर्थ है ये लगभग हर शब्द को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखने की अनुमति देती है। विभिन्न भाषाओं के लिए उपयोग। देवनागरी लिपि का उपयोग न केवल हिंदी, संस्कृत के लिए किया जाता है बल्कि मराठी, नेपाली और अन्य भाषाओं के लिए भी किया जाता है। अब ये देवनागरी लिपि की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि भारत की प्रमुख लिपियों में से एक है, जिसका प्रयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी जैसी भाषाओं में होता है। ये वर्णमाला आधारित लिपि है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। ये इसकी प्रमुख विशेषताएं पढ़ लें। वैज्ञानिकता। अक्षरों का क्रम और संरचना वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है। ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट। शिरोरेखा। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है जिसे शिरोरेखा कहते हैं। इसमें 14 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं, टोटल 47। 14 स्वर, 33 व्यंजन। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है, ऊपर हो गया। संयुक्त अक्षरों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक वर्ण की एक अपनी पूर्ण ध्वनि होती है। वैज्ञानिकता। इसका प्रत्येक वर्ण उच्चारण से मेल खाता है। देवनागरी लिपि की स्पष्टता, सुव्यवस्था और वैज्ञानिकता ने इसे हिंदी के लिए आदर्श बनाया है। इंपॉर्टेंट इसमें आप ये याद कर लें, दाएं से बाएं शिरोरेखा, ये संयुक्त अक्षरों का प्रयोग, देवनागरी लिपि। एक क्वेश्चन दोस्तों और है, थोड़ा छूट गया है। हाँ, हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं के नाम बताइए या मानकीकृत हिंदी से संबंधित। तो केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग, तकनीकी शब्दावली आयोग और CIIL मैसूर। एक और है बस। हाँ, मानकीकृत हिंदी से क्या अभिप्राय है? इंपॉर्टेंट है। मानकीकृत हिंदी से क्या अभिप्राय है? बस इतना आप पढ़ लें।
मानकीकृत हिंदी से आशय उस भाषा से जिसे व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण और वर्तनी के मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। मानकीकृत हिंदी से आशय उस हिंदी भाषा से जिसे व्याकरण, शब्दावली, व्याकरण और वर्तनी के मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया है। यह भाषा प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीकी एवं संचार के लिए उपयुक्त होती है। वह हिंदी जिसे परिभाषा क्या होगी? वह हिंदी जिसे व्याकरण, शब्दावली और वाक्य विन्यास के स्तर पर मान्यता प्राप्त हो और जिसका प्रयोग प्रशासन, शिक्षा, साहित्य में हो, उसे मानकीकृत हिंदी कहा जाता है। ठीक है, ये पढ़ लें बस थोड़ा सा। आज हिंदी का जो मानक स्वरूप निर्धारित हो पाया है वह पिछले 10 शताब्दियों का परिणाम है। ठोस स्तर पर प्रक्रिया भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई। मानक हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है। हिंदी की विभिन्न शैलियों एवं बोलियों में खड़ी बोली ने मानक हिंदी की ओर अग्रसर होने के क्रम में शब्दावली के स्तर पर विभिन्न स्रोतों का सहारा लिया, यानी कि जो मानक हिंदी बनी थी उसने बहुत सारे स्रोतों का सहारा लिया है। ठीक है, इन सभी स्रोतों में सबसे प्रमुख स्रोत संस्कृत है, जहाँ से व्यापक स्तर पर तत्सम शब्दों का ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त कई विदेशी भाषाओं और देसी बोलियों से भी शब्द ग्रहण किए गए हैं। हिंदी भाषा का उद्भव किस भाषा से हुआ है? तो इसका जो आंसर है, हिंदी भाषा का उद्भव संस्कृत से हुआ है, जो अपभ्रंश और प्राकृत भाषाओं के विकास क्रम से होते हुए मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं के रूप में सामने आई। फिर आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, ये वेरी शॉर्ट का क्वेश्चन है। हिंदी के 4 प्रमुख बोलियों के नाम बताइए। तो खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा और भोजपुरी। ये याद कर लिए क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं और आपके पेपर में संभावना है सबसे ज़्यादा मिलने की। राजभाषा से आप क्या समझते हैं? राजभाषा का शाब्दिक अर्थ राजकाज की भाषा है। संविधान में राजभाषा और राजभाषाओं शब्द का प्रयोग हुआ है। किसी प्रदेश की राज्य सरकार के द्वारा उस राज्य के अंतर्गत प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहते हैं। यह भाषा संपूर्ण प्रदेश के अधिकांश जन समुदाय द्वारा बोली और समझी जाती है। प्रशासनिक दृष्टि से संपूर्ण राज्य में सर्वत्र इस भाषा का महत्व रहता है। मेनली मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, राजभाषा का शाब्दिक अर्थ जो है वो राजकाज की भाषा है और जिस भी देश में या राज्य में राज्य सरकार द्वारा जितने भी प्रशासनिक कार्य होते हैं वो जिस भाषा में किए जाते हैं उसी को राजभाषा कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़ लें। अब हम राजभाषा हिंदी से आप क्या समझते हैं? वो सिर्फ राजभाषा थी, राजभाषा हिंदी का आपका इतिहास है। तो राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो, जो शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। राजभाषा हिंदी भारत की आधिकारिक भाषा है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। ये संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 373 में वर्णित है। ये संविधान के भाग 17 के अनुच्छेद 343 में वर्णित है। अनुच्छेद 343 का भाग 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा और देवनागरी को इसकी लिपि के रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज संबंधी प्रावधान है। अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा के विकास, प्रसार और वृद्धि के लिए विशेष निर्देश दिए गए हैं। यह आपका राजभाषा हिंदी में आपको आंसर लिखना है। अब बात करते हैं हम लोग संपर्क भाषा किसे कहते हैं? वह भाषा जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनती है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद को सहज बनाना होता है। संपर्क भाषा, राजभाषा और मातृभाषा में क्या अंतर है? मातृभाषा वह भाषा होती है जो कोई व्यक्ति सबसे पहले सीखता है। यह एक व्यक्ति की सामाजिक और भाषाई पहचान होती है। इसके विपरीत संपर्क भाषा उस भाषा को कहते हैं जो किसी क्षेत्र में सामान्य रूप से किसी 2 व्यक्तियों के बीच प्रयोग हो जिनकी मातृभाषाएं अलग अलग हैं। ठीक है, ये संपर्क भाषा है कि पर्टिकुलर उनकी मातृभाषा तो अलग अलग है लेकिन जो उनके बीच आपसी में बात होती है उसको हम लोग संपर्क भाषा कहते हैं। राजभाषा उस भाषा को कहा जाता है जो सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई हो और शासन तथा जनता के बीच आपसी संपर्क के काम आती हो। भारत संघ की राजभाषा हिंदी है। संचार भाषा क्या है?
वो जो ऊपर मैंने आपको बताया था वो संपर्क भाषा है, कि वह भाषा जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच परस्पर संप्रेषण का माध्यम बनती है, बातचीत का, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद को सहज बनाना होता है। अब आती है संचार भाषा। संचार भाषा संचार प्रक्रिया में उपयोग की जाने वाली भाषा को संदर्भित करती है। ये मौखिक, लिखित या गैर मौखिक हो सकती है और इसका प्रयोग विचारों, भावनाओं और सूचनाओं को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। हिंदी प्रयोग में आने वाली चुनौतियों को संक्षेप में बताइए। मतलब जो हिंदी भाषा यूज़ की जाती है उसमें हम लोग किन चुनौतियों का सामना करते हैं। हिंदी प्रयोग में आने वाली चुनौतियाँ: प्रशिक्षित अनुवादकों और तकनीकी हिंदी लेखकों की कमी, प्रयोग में तत्सम शब्दों की कठिनता, विज्ञान और तकनीक की तेजी से बदलती शब्दावली। और एक है आपका अंग्रेजी का व्यावसायिक वर्चस्व। अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्चिमी हिंदी का विकास सौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। इसके अंतर्गत 5 बोलियां हैं। खड़ी बोली, हरियाणवी, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली। खड़ी बोली अपने मूल रूप से मेरठ, रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत के आसपास बोली जाती है। इन क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ें क्योंकि इनसे दूसरे भी शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि खड़ी बोली है वो मुख्यतः कहाँ बोली जाती है, तो अगर आपको ये याद होगा तो आप इसके अंतर्गत लिख पाएंगे। नेक्स्ट आपका पूर्वी हिंदी से आप क्या समझते हैं? इसमें कौन सी भाषा बोली जाती है? पूर्वी हिंदी हिंदी भाषा की एक उपभाषा है। इसका उद्भव अर्ध मागधी से हुआ है। इसमें मुख्य रूप से अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोलियां शामिल हैं। पूर्वी हिंदी अर्ध मागधी अपभ्रंश से विकसित हुई है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां कौन सी हैं। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ये उत्तर प्रदेश के अवध क्षेत्र में बोली जाती है और तुलसीदास जी की रामचरितमानस का अधिकांश भाग अवधी में लिखा गया है। अवध क्षेत्र आप समझे, जैसे कि आपका हुआ अयोध्या। तुलसीदास जी का रामचरितमानस का अधिकांश भाग अवधी में लिखा गया है। बघेली ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी ये छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है। पूर्वी और पश्चिमी में क्या अंतर है? पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में मुख्य अंतर निम्नलिखित है। पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से हुई है, तो पूर्वी हिंदी का उद्भव अर्ध मागधी से हुआ है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में मुख्य अंतर पूछा है, तो पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है? सौरसेनी अपभ्रंश से। पूर्वी हिंदी की किससे हुई है? उद्भव किससे हुआ? अर्ध मागधी से। पश्चिमी हिंदी की 5 प्रमुख बोलियां हैं: कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी, बुंदेली। कौरवी जो है ये मेन आप याद कर ले, कौरवी, हरियाणवी, ब्रज, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी की 3 प्रमुख बोलियां हैं: अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। वैसे जो ये कौरवी भाषा है ये शायद खड़ी बोली को बोला जाता है, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन, आप देख लीजिएगा। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास कैसे हुआ? ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है शॉर्ट में, अगर पूछे तब आप इतना लिख के आएंगे। हिंदी भाषा एक जीवंत भाषा है जो निरंतर विकसित हो रही है। इसके व्यापकता और स्वीकार्यता ने इसे भारत की संपर्क भाषा और सांस्कृतिक एकता का माध्यम बना दिया है। उद्भव और विकास हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, तो ये नीचे ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, तो आप पूरा इतना लिख के आएंगे। देखिए ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछते हैं कि हिंदी भाषा के उद्भव और विकास कैसे हुआ, विस्तार से लिखिए। अगर पूछे कि आपसे हिंदी भाषा के उद्भव विकास की संक्षिप्त रूपरेखा प्रस्तुत कीजिए शॉर्ट में, तब आप सिर्फ यहाँ से लेके, मैं अभी आपको बताऊंगी, सिर्फ यहाँ तक लिखेंगे, पहुँचा है तक। लेकिन लॉन्ग में पूछे तो आप पूरा नीचे तक लिखेंगे। अभी मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ऐसे आपका आंसर बनाया है कि आपका शॉर्ट में भी हो जाए और लॉन्ग में भी। हिंदी भाषा एक जीवंत भाषा है जो निरंतर विकसित हो रही है। इसकी व्यापकता और स्वीकार्यता
ने इसे भारत की संपर्क भाषा और सांस्कृतिक एकता का माध्यम बना दिया है। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास। हिंदी भाषा का उद्भव और विकास एक लंबी प्रक्रिया है। यह भाषा संस्कृत से उत्पन्न हुई है और इसके विकास में प्राकृत और अपभ्रंश का भी योगदान रहा है। हिंदी का प्रारंभिक रूप अवधी, ब्रज और बुंदेलखंडी जैसी बोलियों में देखा जा सकता है। 19वीं सदी में हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिली है। अर्थात हिंदी भाषा का विकास और उत्पत्ति एक दीर्घकालीन ऐतिहासिक प्रक्रिया का परिणाम है, जो भारत के विविध भाषिक परंपराओं, संस्कृतियों और सामाजिक परिवर्तनों से जुड़ी हुई है। इसका विकास संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और फिर आधुनिक खड़ी बोली से होते हुए वर्तमान मानक हिंदी तक पहुंचा है। इसका मेनली विकास हुआ था संस्कृत से, फिर पहुंची ये प्राकृत भाषा पे, फिर पहुंची अपभ्रंश से पहुंची है हिंदी, और उसके बाद आधुनिक खड़ी बोली से होते हुए वर्तमान में जो हम लोग हिंदी यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं। आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे क्वेश्चन जब पूछा जाए, फिर उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे हिंदी भाषा का उद्भव विकास, उसके बाद आप ये आंसर लिखेंगे। लॉन्ग में आएगा तो आप पूरा ये विस्तार से बताएंगे, पढ़ें। लॉन्ग क्योंकि इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में ही ये वैसे आ सकता है। संस्कृत। हिंदी की जननी संस्कृत भाषा है, जो भारत की सबसे प्राचीन और शास्त्रीय भाषा है। प्राकृत। संस्कृत के बाद प्राकृत भाषा आम लोगों द्वारा बोली जाती थी और इनका उपयोग धार्मिक, साहित्यिक कार्यों में भी किया जाता था। ये संस्कृत की सरल और लोक प्रचलित बोलियां थीं, जैसे पाली, अर्धमागधी इत्यादि। ये आपको प्राकृत के अंदर लिखना है कि प्राकृत में ये वाली भाषाएं ज़्यादा बोली जाती थी। अपभ्रंश। अपभ्रंश प्राकृत भाषाओं का ही एक विकसित रूप था जिसने हिंदी के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अवहट और पुरानी हिंदी। अपभ्रंश से ही अवहट और पुरानी हिंदी बनी। इस समय कबीर, खुसरो आदि ने लोक भाषा में काव्य किया। ये दोस्तों जो है ना, ये आप लाइन से ही लिखिएगा, क्योंकि इसी के आधार पे लाइन से ही इसी क्रम में हिंदी का विकास हुआ है। ऊपर नीचे मत करिएगा, पहले संस्कृत, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, अवहट और पुरानी हिंदी, फिर हिंदी का विकास। अपभ्रंश से ही हिंदी का उद्भव हुआ। 10वीं शताब्दी 12वीं शताब्दी के आसपास हिंदी साहित्य का विकास शुरू हुआ, जिसमें पद्य, कविता, रचनाएं दोहा रूप में मिलती हैं। आधुनिक हिंदी। 19वीं सदी में हिंदी को एक साहित्यिक भाषा के रूप में मान्यता मिली। इस समय खड़ी बोली का विकास हुआ और गद्य का भी विकास हुआ। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों के प्रयासों से खड़ी बोली को एक व्यवस्थित रूप मिला। फिर आती है आपके हिंदी भाषा के विकास में स्वतंत्रता के बाद हिंदी का संवैधानिक दर्जा। भारत की संविधान सभा ने हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा घोषित किया। संविधान में अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी होगी। इसके तहत हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई थी। इसके तहत हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषाओं में से एक के रूप में मान्यता दी गई। मतलब कि भारत के आधिकारिक मतलब भारत में तो बहुत सारी भाषाएं थी, लेकिन हिंदी को ही उनको मान्यता दी उन्होंने आधिकारिक भाषा के रूप में। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे हिंदी का वर्तमान रूप। आज हिंदी भारत की सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली और समझी जाने वाली भाषाओं में से एक है। यह न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी बोली जाती है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मान्यता प्राप्त है। संक्षेप में अगर हम बात करें, आप लिखेंगे, मतलब जब आंसर खत्म हो लॉन्ग का, उसके बाद हम लोग के नीचे 2 लाइन नहीं लिखते, उसमें आपको लिखना है हिंदी भाषा का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और विभिन्न बोलियों का योगदान रहा है। आज हिंदी एक समृद्ध, विकसित और आधुनिक भाषा के रूप में विश्व मंच में अपनी पहचान बना चुकी है। यह है आपका पूरी हेडिंग, आप देख लें एक बार। संस्कृत सबसे पहले, फिर प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, पुरानी हिंदी, हिंदी का विकास, आधुनिक हिंदी, स्वतंत्रता के बाद हिंदी का संवैधानिक दर्जा, हिंदी का वर्तमान रूप। अब बात करेंगे विभिन्न कालों के अनुसार हिंदी के विकास को संक्षेप में बताइए। हिंदी भाषा का विकास कई कालों में हुआ है, जिसे आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल में विभाजित किया जा सकता है। आदिकाल लगभग 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक हिंदी का विकास अपभ्रंश से हुआ है। इस काल में डिंगल, पिंगल जैसी हिंदी की शैलियाँ विकसित हुई हैं।
मुख्य बोलियां, ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का विकास भी हुआ है। यह आपका काल के अनुसार हिंदी का विकास है। सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे आदिकाल, फिर आपका आएगा मध्यकाल। इस काल में ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का स्वतंत्र रूप से प्रयोग होने लगा। साहित्यिक दृष्टि से ब्रज और अवधी में रचनाएं हुई, जैसे कृष्ण भक्ति, सूरदास, राम भक्ति, तुलसीदास में। आधुनिक काल 19वीं सदी से खड़ी बोली का गद्य और पद्य में व्यापक प्रयोग होने लगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे साहित्यकारों ने खड़ी बोली को व्यवस्थित रूप दिया। 1965 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला। ये गलत है, यहाँ पे गलत टाइप हो गया। 1949 में 1949 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, 14 सितंबर 1949 को। इस प्रकार हिंदी भाषा का विकास विभिन्न कालों में बोलियों में साहित्य और राजभाषा के रूप में क्रमिक रूप से हुआ है। अब बात करेंगे हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में क्यों अपनाया गया। आपके सिलेबस का पॉइंट ही है ये। हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में इसलिए अपनाया गया क्योंकि ये भारत के विशाल भूभाग में बोली और समझी जाती है। इसकी लिपि देवनागरी सरल और वैज्ञानिक है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका इसी में, ये कि मतलब आपकी संपर्क भाषा क्यों बनी। ये संस्कृत निष्ठ होने के कारण भारतीय भाषाओं के निकट है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जन जागरण की भाषा रही है। अब आगे आते हैं फिर से आपके शॉर्ट क्वेश्चन। संविधान में हिंदी को किस रूप में स्वीकार किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया, लेकिन पूरे देश के लिए संपर्क भाषा के रूप में भी इसकी भूमिका को मान्यता मिली है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को किन क्षेत्रों में उपयोग किया जाता है। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को प्रशासन, मीडिया, शिक्षा, राजनीति, रेलवे, फिल्म, साहित्य, सेना आदि क्षेत्रों में इसका उपयोग होता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, या हिंदी को संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करने में किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा। तो संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जैसे फर्स्ट आता है आपका क्षेत्रीय भाषाओं की असुरक्षा की भावना। हिंदी के प्रयोग में लोगों को ये लगता है कि मेरी क्षेत्रीय भावना खत्म ना हो जाए, तो क्षेत्रीय भाषाओं की असुरक्षा की भावना। अंग्रेजी का बढ़ता वर्चस्व। दक्षिण भारत में हिंदी भाषा का बहुत ज़्यादा विरोध होता है। हिंदी की मानकीकृत शैली की कठिनता, ये आपकी हिंदी को समस्या का सामना करना पड़ता है संपर्क भाषा के रूप में। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग क्षेत्र का वर्णन करें और हिंदी भाषा के प्रयोग क्षेत्र कौन कौन से हैं। ऊपर मैंने भी आपको इसको बहुत ही शॉर्ट में बताया था ये कि हिंदी को किन क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है, उसी का ये क्वेश्चन है थोड़ा सा, कि अगर लघु में आ जाता है तो आप थोड़ा इसको बना के बड़ा लिख सकते हैं। हिंदी भाषा के उपयोग के प्रमुख क्षेत्र, आप प्रशासनिक कार्यों में, शिक्षा और संचार के क्षेत्र में, साहित्य, सिनेमा, मीडिया और इंटरनेट में विशेष रूप से संपर्क भाषा के रूप में हो रहा है। अब अगर ये लघु में आ जाए तो पता है आप कैसे लिखेंगे। शॉर्ट में आ जाए तो आप ऐसे लिखेंगे, लघु में आ जाए आप प्रशासनिक कार्यों में हेडिंग डाल दें, फिर लिखेंगे हिंदी भाषा का प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। सरकारी कार्यालयों में, विभागों में, दस्तावेजों में इसका प्रयोग किया जाता है। शिक्षा और संचार के क्षेत्र में आज हिंदी भाषा का प्रयोग शिक्षा संस्थानों में, विद्यालय में, कॉलेजों में होता है। इस तरह से आप बना के बड़ा सा थोड़ा सा लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भारतीय स्वरूप से आप क्या समझते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के भारतीय स्वरूप से आप क्या समझते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व पर प्रकाश डालिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भारतीय स्वरूप बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी भारत में विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच आपसी संवाद का एक महत्वपूर्ण माध्यम है। ये न केवल एक भाषा है बल्कि ये भारत की संस्कृति, मूल्यों और संस्कारों को भी व्यक्त करती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व, विभिन्न बोलियों का मिश्रण। हिंदी कई बोलियों का मिश्रण है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का महत्व मैं आपको बता रही हूँ। विभिन्न बोलियों का मिश्रण, हिंदी कई बोलियों का मिश्रण है जिनमें खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी और राजस्थानी शामिल है। विभिन्न भाषा भाषी लोगों को जोड़ती है संपर्क भाषा, उसका महत्व पढ़ रहे हैं, इसलिए हेडिंग आप याद रखें क्योंकि कहीं लॉन्ग में आ जाएगा तो आपको दिक्कत करेगा। भारत एक बहुभाषी देश है जहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी इन विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच संवाद स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में मदद करती है।
सांस्कृतिक आदान प्रदान। हिंदी भारत की विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं को एक दूसरे से परिचित कराने का एक साधन है। आर्थिक और सामाजिक में विकास में हिंदी का महत्व। संपर्क हिंदी का हिंदी व्यापार, शिक्षा और अन्य सामाजिक गतिविधियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जिससे आर्थिक और सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी भारत की एकता, सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह एक ऐसी भाषा है जो भारत को एक साथ जोड़ती है और इसकी विविधता को दर्शाती है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वो है, संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका का विवेचन कीजिए। भारत विविध भाषाओं वाला देश है, जिसमें हिंदी एक प्रमुख संपर्क भाषा के रूप में कार्य करती है। हिंदी न केवल उत्तर भारत की आम बोलचाल की भाषा है, बल्कि रेलवे, सेना, मीडिया और फिल्मों में भी संपर्क भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। राजभाषा के रूप में हिंदी को 14 सितंबर 1949 में संविधान में स्वीकार किया गया। इसके बाद हिंदी को सरल, स्पष्ट और समावेशी बनाकर इसे संपूर्ण भारत में संवाद की भाषा बनाया गया। विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी की भूमिका एकता और राष्ट्रीय भावनाओं को सुदृढ़ करती है। यह आप संपर्क भाषा के रूप में हिंदी की भूमिका लिखेंगे अगर शॉर्ट में आता है। यह आपका लॉन्ग क्वेश्चन है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भारतीय स्वरूप स्पष्ट कीजिए। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के क्या विविध रूप हैं? कोई भी क्वेश्चन है आप आंसर ये लिखेंगे इन दोनों में। भारत एक बहुभाषी देश है, जहाँ सैकड़ों भाषाएं बोलियां बोली जाती हैं। ऐसी स्थिति में एक ऐसी भाषा की आवश्यकता थी जो विभिन्न भाषा भाषियों के बीच संवाद का सेतु बने, यानी संवाद का माध्यम बने। इसी आवश्यकता की पूर्ति हिंदी ने संपर्क भाषा के रूप में की। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के कई विविध रूप हैं। ये रूप हिंदी को एक ऐसी भाषा बनाते हैं जो भारत के विभिन्न भागों में लोगों को जोड़ने में मदद करती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भारतीय स्वरूप या विविध रूप। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी के विविध रूप निम्नलिखित हैं। हिंदी का ऐतिहासिक स्वरूप। हिंदी का उद्भव खड़ी बोली से हुआ है और इसका साहित्यिक विकास ब्रज, अवधी, मैथिली जैसी बोलियों के माध्यम से हुआ है। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ये जनभाषा बनी और गांधी जी जैसे नेताओं ने इसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार करने का आग्रह किया। संवैधानिक प्रावधान। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में हिंदी को देवनागरी लिपि में राजभाषा घोषित किया गया। अनुच्छेद 343 में साथ ही ये भी कहा गया कि हिंदी का प्रसार पूरे देश में संपर्क भाषा के रूप में किया जाएगा। अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में रखा गया, लेकिन हिंदी को ही भावनात्मक और व्यवहारिक दृष्टि से संपर्क भाषा बनाने का लक्ष्य था। नेक्स्ट आपका आता है हिंदी का भारतीय स्वरूप। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का स्वरूप सरल, प्रचलित शब्दों से युक्त तथा लोक प्रचलित शैली पर आधारित होना चाहिए। इसके अंतर्गत सभी भारतीय भाषाओं के शब्दों का समावेश होना चाहिए ताकि यह देश की विविधता को आत्मसात कर सके। हिंदी का भारतीय स्वरूप उसका लोक भाषागत, गंगा जमुनी और सर्वसमावेशी रूप है जो एकता को दर्शाता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक सेतु है जो विविधताओं से भरे भारत को जोड़ती है। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का भारतीय स्वरूप समन्वय, सहजता और सार्वभौमिकता को प्रदर्शित करता है। खड़ी बोली को मानक हिंदी का आधार क्यों माना गया है? खड़ी बोली को मानक हिंदी का आधार इसलिए माना जाता है क्योंकि खड़ी बोली व्याकरणिक रूप से व्यवस्थित है। इसे आसानी से पढ़ा, लिखा और बोला जा सकता है। यही कारण है कि आधुनिक मानकीकृत हिंदी का आधार खड़ी बोली को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अवधी और ब्रज भाषा में क्या अंतर है? अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है और इसमें मर्यादा प्रधान राम कथा का वर्णन मिलता है, जैसे रामचरितमानस। जबकि ब्रज भाषा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मथुरा, वृंदावन में बोली जाती है और इसमें रसानुभूति से भरपूर श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन होता है, जैसे सूरसागर ने किया है। इसमें सूरदास जी की रचना है सूरसागर, तो सूरसागर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? संक्षेप में उनका वर्णन कीजिए। हिंदी भाषा अनेक बोलियों का समूह है जिसमें 4 प्रमुख बोलियां खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी है।
इन चारों को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्या पता किसी एक बोली आपका आ जाए उसमें शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में। चारों बोलियां आपको याद होनी चाहिए। खड़ी बोली, अवधी, ब्रज और भोजपुरी। ये बोलियां हिंदी भाषा के विभिन्न क्षेत्रों में बोली जाती हैं और अपनी विशेषताओं के कारण पहचानी जाती हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली को आधुनिक हिंदी का आधार माना जाता है। खड़ी बोली, जिसे कौरवी भी कहा जाता है, मुख्य रूप से दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में बोली जाती है, जिसमें मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बिजनौर, देहरादून जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इसका स्वरूप अपेक्षाकृत सरल, व्याकरणिक और स्पष्ट होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी और प्रेमचंद जैसे लेखकों ने इसी बोली को अपनाया और हिंदी गद्य तथा पत्रकारिता का विकास किया। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इन क्वेश्चनों से पता है कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि ये भाषा कहाँ बोली जाती है। जैसे आपको ये सब याद होना चाहिए, इसलिए इनको जरूर याद करें। शॉर्ट में आ सकता है ये क्वेश्चन आपके। अवधी, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश अवध क्षेत्र जैसे अयोध्या, लखनऊ, फैजाबाद की प्रमुख बोली है और इसका साहित्य में भी महत्वपूर्ण स्थान है। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना इसी में हुई है। अवधी भाषा को अन्य नाम कौशलिक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रज भाषा, ये उत्तर प्रदेश के ब्रज क्षेत्र जैसे मथुरा, वृंदावन जैसे क्षेत्र में प्रचलित भाषा है। ये भक्ति काल की काव्य की प्रमुख भाषा है और इसका कृष्ण भक्ति साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। सूरदास, रहीम, रसखान, बिहारी जैसे कवियों ने इसी बोली में उत्कृष्ट साहित्य रचाए। भोजपुरी, ये बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड के कुछ हिस्सों में बोली जाती है और इसका एक समृद्ध लोक साहित्य है। यह एक जीवंत बोली है और इसका प्रयोग फिल्मों, गीतों, नाटकों और लोक साहित्य में बहुतायत से होता है। विदेशों में भी इसका प्रभाव है। इन सब को बहुत अच्छे से पढ़ें, क्योंकि भोजपुरी से पता है कैसे क्वेश्चन आ सकता है कि भोजपुरी की 2 विशेषताएं लिखी हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि यह एक जीवंत भाषा है या जीवंत बोली है, इसका प्रयोग फिल्मों, गीतों, नाटकों में किया जाता है, ये विदेशों में भी इसका प्रभाव है। तो ये इसकी 2 विशेषताएं हो जाएंगी और ये कहाँ बोला जाता है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड। इसलिए इनको आपको अच्छे से पढ़ना है। इन बोलियों के अलावा हिंदी में कई अन्य बोलियां भी हैं, जैसे राजस्थानी, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। ये सभी बोलियां हिंदी भाषा की विविधता को दर्शाती हैं। ये क्वेश्चन आपको कब लिखना है? जब आपसे पूछा जाएगा हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी हैं, उन संक्षेप में उनका वर्णन करें। नेक्स्ट आपका खड़ी बोली और अन्य हिंदी बोली में क्या अंतर है? तो खड़ी बोली हिंदी की आधुनिक मानक बोली है जो मुख्यतः दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश क्षेत्र में बोली जाती है। इसमें व्याकरणिक स्पष्टता, सरल वाक्य रचना और देवनागरी लिपि का प्रयोग होता है। अन्य बोलियां जैसे ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि क्षेत्रीय हैं और उनमें ध्वनि, शब्दावली, व्याकरण तथा उच्चारण में खड़ी बोली से भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण स्वरूप ब्रज में तुम के लिए तोहे और अवधी में हूँ के लिए हई बोला जाता है। ये मैं आपको खड़ी और अन्य जो बोली हैं उनमें आपको डिफरेंस बता रही हूँ कि जो खड़ी बोली है उसमें शब्दावली, व्याकरण का प्रयोग होता है। और हिंदी भाषा कई बोलियों का समुच्चय है, जिनमें प्रमुख है खड़ी बोली, ब्रज भाषा, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बुंदेली आदि। इनमें से खड़ी बोली को आधुनिक मानक हिंदी का आधार माना जाता है। यह बोली साहित्य, शिक्षा, प्रशासन और मीडिया में प्रयुक्त होती है। मुझे उम्मीद है आपको एक क्वेश्चन समझ आया होगा। ये आपका पहला खड़ी बोली के बारे में है पूरा। यह आपका अन्य बोलियों के बारे में है, ठीक है। ये एक पॉइंट हुआ, फिर आपका नीचे आता है इतना, ठीक है। इसको पढ़ लो कि क्वेश्चन आ सकता है। खड़ी बोली का विकास और उसका हिंदी भाषा में योगदान स्पष्ट कीजिए। खड़ी बोली हिंदी भाषा की वह प्रमुख बोली है जिसे आधुनिक हिंदी का मानक स्वरूप या मानक रूप माना जाता है। ये मुख्यतः दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर के क्षेत्रों में बोली जाती है। इतिहास व विकास। मुगल काल में खड़ी बोली अस्तित्व में आई। खड़ी बोली का हम लोग विकास पढ़ रहे हैं, तो उसका इतिहास और विकास। पहले इसे रेखता या हिंदवी कहा जाता था। खड़ी बोली गद्य का विकास भारतेंदु युग में प्रारंभ हुआ। 19वीं शताब्दी में भारतेंदु हरिश्चंद्र, बाल मुकुंद गुप्त और महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे लेखकों ने खड़ी बोली में गद्य और पत्रकारिता का विकास किया। साहित्य योगदान क्या है खड़ी बोली का? खड़ी बोली ने आधुनिक गद्य के विकास में क्रांतिकारी भूमिका निभाई। प्रेमचंद ने खड़ी बोली में उपन्यास लिखकर इसे लोकप्रिय बनाया। भारतेंदु युग के
युग के बाद द्विवेदी युग और छायावादी युग के सभी प्रमुख लेखक इसी बोली का प्रयोग करने लगे। विशेषता क्या है खड़ी बोली की? व्याकरणिक दृष्टि से संगठित, स्पष्ट और प्रभावी है। आधुनिक तकनीकी और वैज्ञानिक शब्दों को अपनाने में सक्षम, संप्रेषणीयता की दृष्टि से श्रेष्ठ है। निष्कर्ष, आज खड़ी बोली को प्रशासनिक, शैक्षणिक, तकनीकी, साहित्यिक हिंदी की आधारशिला बन चुकी है। यह भारतीय संघ की राजभाषा हिंदी की मानक बोली है और इसका राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानकीकृत हिंदी से आप क्या समझते हैं या उसे किसे कहते हैं? मानकीकृत हिंदी वह हिंदी जिसे व्याकरण, शब्दावली और वाक्य विन्यास के स्तर पर मान्यता प्राप्त हो और जिसका प्रयोग प्रशासन, शिक्षा तथा साहित्य में हो, उसे मानकीकृत हिंदी कहते हैं। नेक्स्ट आपका, मानकीकृत हिंदी से क्या अभिप्राय है? तो मानकीकृत हिंदी से आशय उस हिंदी भाषा से है जिसे व्याकरण, शब्दावली, उच्चारण और वर्तनी के मानकों के अनुसार व्यवस्थित किया गया हो। यह भाषा प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, तकनीक एवं संचार के लिए उपयुक्त होती है। क्वेश्चन दोनों एक ही है, आंसर भी थोड़ा बहुत सेम है, बस थोड़ा ही बहुत अंतर है इसमें। पूछने का है तो उसी हिसाब से आंसर मैंने दिया है। मानकीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी? हिंदी भाषाओं की विविधता, बोलियों का अंतर और प्रशासनिक व शैक्षणिक क्षेत्रों में एक रूपता लाने के लिए हिंदी की मानकीकरण की आवश्यकता पड़ी। इससे भाषा का व्यापक उपयोग और समझ सुनिश्चित होता है। नेक्स्ट, मानकीकृत हिंदी के प्रमुख स्रोत क्या है? खड़ी बोली, मुख्याधार, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि से शब्दों का चयन, संस्कृत के तत्सम शब्दों से इसका चयन किया गया, तकनीकी शब्दावली आयोग एवं हिंदी केंद्रीय निदेशालय या केंद्रीय हिंदी निदेशालय की अनुशंसाएं। मतलब ये प्रमुख स्रोत क्या थे जो मानकीकृत हिंदी हुई है, उसके प्रमुख स्रोत हैं ये चारों। मानकीकृत हिंदी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। मानकीकृत हिंदी खड़ी बोली पर आधारित है और ये भारत सरकार द्वारा राजभाषा के रूप में स्वीकृत है। इसकी विशेषताएं, व्याकरणिक शुद्धता, इसमें वाक्य रचना सरल और व्याकरण अनुसार होती है। इसमें सामान्यतः स्पष्ट और परिभाषिक शब्दावली का प्रयोग होता है। यह एक औपचारिक भाषा है और इसका प्रयोग प्रशासन, शिक्षा व संचार के क्षेत्रों में आधिकारिक दस्तावेजों, पुस्तकों और समाचार पत्रों में किया जाता है। आधुनिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक शब्दावली से समृद्ध है। ये हिंदी पूरे देश में समन्वय और संवाद का सशक्त माध्यम बन चुकी है। मानक हिंदी का उद्देश्य विभिन्न हिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों के बीच संवाद को सरल और स्पष्ट बनाना है। मानकीकृत हिंदी का प्रयोग किन क्षेत्रों में किया जाता है? मानकीकृत हिंदी का प्रयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है। शिक्षण सामग्री और पाठ्य पुस्तकें, प्रशासन, सरकारी आदेश, अधिसूचनाएं, मीडिया, समाचार पत्र और टेलीविजन, साहित्य, उपन्यास, कविता, नाटक आदि। मानकीकरण के उद्देश्य बताइए और उसके महत्व पर प्रकाश डालिए। मानकीकृत हिंदी उस हिंदी भाषा का रूप है जिसे वैज्ञानिक, प्रशासनिक, तकनीकी, शैक्षणिक एवं औपचारिक संप्रेषण के लिए व्याकरणिक रूप से सुव्यवस्थित किया गया है। भारत जैसे विविध भाषिक समाज में जहाँ हिंदी की अनेक बोलियाँ प्रचलित हैं, वहाँ एक सर्वमान्य, सरल और परिनिष्ठित भाषा की आवश्यकता थी। इसी उद्देश्य से हिंदी का मानकीकरण किया गया। अब इनके उद्देश्य और महत्व पे देखिए। भाषाई एक रूपता, इसके उद्देश्य क्या था? भाषाई एक रूपता लाना, प्रशासनिक संप्रेषण के लिए स्पष्टता लाना, शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में एक समानता लाना, तकनीकी क्षेत्रों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देना। महत्व, मानकीकृत हिंदी न केवल प्रशासनिक और शैक्षणिक स्तर पर आवश्यक है, बल्कि यह देश की एकता और अखंडता को भाषाई दृष्टि से सुदृढ़ करती है। इसके माध्यम से हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानकीकृत हिंदी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। मानकीकृत हिंदी हिंदी भाषा का वह रूप है जो शिक्षा, प्रशासन और आधिकारिक कार्यों में उपयोग के लिए निर्धारित किया गया है। यह एक रूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं से संबंधों और व्याकरण को मिलाकर बनाई गई है। ये शॉर्ट में अगर क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट, ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है कि मानकीकृत हिंदी का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। मानकीकृत हिंदी हिंदी भाषा का वह रूप है जो शिक्षा, प्रशासन और आधिकारिक कार्यों में उपयोग के लिए निर्धारित की गई है। ठीक,
यह एक रूपता और स्पष्टता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न बोलियों और उपभाषाओं से शब्दों और व्याकरण को मिलाकर बनाई गई है। अब इसके स्वरूप देखिए, अगर आपके पेपर में क्वेश्चन आए कि इसके स्वरूप के प्रमुख घटक या मानकीकृत हिंदी का स्वरूप लिखिए, तो आप यही लिख के आएंगे। भाषिक आधार। मानकीकृत हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है, जो मानकीकृत हिंदी का मूल आधार खड़ी बोली है जो दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के क्षेत्रों में बोली जाती है। खड़ी बोली इसके व्याकरणिक संरचना अन्य बोलियों की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित मानी जाती है। मानकीकृत हिंदी की जो व्याकरणिक संरचना है वो अन्य बोलियों की तुलना में अधिक सुव्यवस्थित मानी गई है। शब्दावली। मानकीकृत हिंदी में शब्दों का चयन मुख्यतः संस्कृत के तत्सम शब्दों से किया जाता है, हालांकि जनसंपर्क के क्षेत्रों में तद्भव और देशी शब्दों को भी स्थान दिया जाता है। नेक्स्ट, लिपि। हिंदी की मानकीकृत लिपि देवनागरी है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसकी वर्णमाला पूर्ण एवं ध्वन्यात्मक है, जिससे शब्दों का सही उच्चारण संभव होता है। ध्वन्यात्मक मतलब कि जो ये बोली जाती हैं वैसे ही ये लिखी जाती हैं। ऐसा नहीं कि बोली कुछ जाती है, लिखी में थोड़ा बहुत अंतर हो, बिल्कुल जैसी आवाज़ निकलती है वैसा ही ये लिखी जाती है। वाक्य संरचना। मानकीकृत हिंदी की वाक्य संरचना स्पष्ट, सरल और व्याकरण अनुसार होती है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, सरल और मानक वाक्य संरचना है। तकनीकी मानकीकरण। विज्ञान, तकनीकी, चिकित्सा, विधि आदि क्षेत्रों में प्रयुक्त हिंदी की शब्दावली का मानकीकरण तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जाता है। ये आपका इसका स्वरूप है। पढ़ ले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत। हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थाओं के नाम लिखिए, या मानकीकृत हिंदी से संबंधित महत्वपूर्ण संस्थानों के नाम लिखिए। कुछ भी पूछा जा सकता है, हिंदी से संबंधित या मानकीकृत हिंदी से संबंधित। महत्वपूर्ण संस्थाएं: केंद्रीय हिंदी निदेशालय, राजभाषा विभाग, तकनीकी शब्दावली आयोग, CIIL मैसूर। देवनागरी लिपि से आप क्या समझते हैं और उसके महत्व को विस्तार से बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवनागरी लिपि, जिसे नागरी भी कहा जाता है, इसका उद्भव ब्राह्मी लिपि से हुआ। यह भारत की प्रमुख लिपि है, जिसका उपयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली और अन्य कई भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है। यह एक वैज्ञानिक और ध्वन्यात्मक लिपि है, जिसका अर्थ है कि प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट अक्षर है जो इसे पढ़ने और लिखने में आसान बनाता है। देवनागरी लिपि को भारतीय संस्कृति और साहित्य में एक महत्वपूर्ण स्थान है और इसका प्रयोग आधिकारिक दस्तावेजों, सरकारी संचार और शिक्षा में व्यापक रूप से किया जाता है। प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा खींची होती है। शब्द के ऊपर कुछ वर्णों के ऊपर रेखा नहीं भी होती है, लेकिन अधिकतर होती है, जिसे शिरोरेखा कहते हैं। देवनागरी लिपि का महत्व। भाषाओं का संरक्षण। देवनागरी लिपि का प्रयोग कई भारतीय भाषाओं को सीखने के लिए किया जाता है, जिससे उन भाषाओं का संरक्षण और विकास होता है। साहित्यिक और सांस्कृतिक महत्व। ये लिपि भारतीय संस्कृति और साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवनागरी लिपि में भारत का एक विशाल साहित्य भंडार है, जिससे धार्मिक ग्रंथ, कविताएं, कहानियां और अन्य साहित्यिक कृतियां शामिल हैं। वैज्ञानिकता। देवनागरी लिपि को वैज्ञानिक लिपि माना जाता है, क्योंकि ये प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट अक्षर का प्रयोग करती है, जिससे उच्चारण और लेखन में सटीकता बनी रहती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा पढ़ के जाएं अच्छे से। एकता। देवनागरी लिपि का प्रयोग भारत की विभिन्न भाषाओं को एक साथ लाने और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने में मदद करता है। शिक्षा। देवनागरी लिपि का प्रयोग शिक्षा में व्यापक रूप से किया जाता है और ये बच्चों को अपनी भाषा और संस्कृति को सीखने में मदद करती है। प्रशासनिक आयोग। देवनागरी लिपि भारत में हिंदी, मराठी और कोंकणी जैसी भाषाओं के लिए आधिकारिक लिपि है। ध्वन्यात्मक। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक है, जिसका अर्थ है कि यह लगभग हर शब्द को जैसा बोला जाता है वैसा ही लिखने की अनुमति देती है। विभिन्न भाषाओं के लिए उपयोग। देवनागरी लिपि का उपयोग न केवल हिंदी और संस्कृत के लिए किया जाता है, बल्कि मराठी, नेपाली, अन्य भाषाओं के लिए भी किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, देवनागरी लिपि का स्वरूप और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। देवनागरी लिपि भारत की एक प्रमुख लिपियों में से है, जिसका प्रयोग हिंदी, संस्कृत, मराठी, कोंकणी जैसी भाषाओं में होता है।
ये वर्णमाला आधारित लिपि है जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक निश्चित वर्ण होता है। मुख्य विशेषताएं। वैज्ञानिकता, अक्षरों का क्रम और संरचना वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है। नेक्स्ट, ये बाएं से दाएं लिखी जाती है, मतलब लेफ्ट से राइट। देवनागरी लिपि बाएं से दाएं लिखी जाती है। शिरोरेखा, देवनागरी लिपि में प्रत्येक शब्द के ऊपर एक रेखा होती है जो अन्य शब्दों से अलग बनाती है। इसमें 13 स्वर और 33 व्यंजन होते हैं। एक मिनट, ये थोड़ा डाटा मुझे गलत लग रहा है टाइपिंग में, ये एक बार चेक कर लीजिएगा आप कि 13 स्वर हैं कि 14 स्वर हैं। मतलब मुझे ये तो याद है कि टोटल मिला के शायद 47 होते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, आप देख लीजिएगा इसको एक बार। इसे बाएं से दाएं लिखा जाता है। संयुक्ताक्षरों का प्रयोग होता है। प्रत्येक वर्ण एक पूर्ण ध्वनि को दर्शाता है। वैज्ञानिकता, इसका प्रत्येक वर्ण उच्चारण से मेल खाता है। देवनागरी लिपि की स्पष्टता, सुव्यवस्था और वैज्ञानिकता ने इसे हिंदी के लिए आदर्श लिपि बना दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आपके सारे क्वेश्चन। ये आपका एक क्वेश्चन और है। हिंदी भाषा के विकास में देवनागरी लिपि की भूमिका पर विस्तार से चर्चा कीजिए। हाँ, बस ये लास्ट है। देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के विकास में एक सशक्त माध्यम रही है। इसके बिना हिंदी भाषा की स्थिरता और प्रसार की कल्पना नहीं की जा सकती। देवनागरी लिपि की भूमिका इस प्रकार है। एक रूपता और मानकीकरण, देवनागरी ने हिंदी लेखन में एक रूपता लाई है और इसे शुद्ध तथा मानक रूप में प्रस्तुत किया है। शुद्ध उच्चारण, इसकी ध्वन्यात्मक प्रकृति के कारण हिंदी का सही उच्चारण और लेखन संभव हुआ है। शिक्षा और साहित्य में योगदान, शिक्षा व्यवस्था और साहित्य रचनाओं में देवनागरी ने हिंदी के प्रचार में मदद की है। तकनीकी और डिजिटल युग में प्रचलन, कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट में हिंदी टंकर के लिए देवनागरी के लिए यूनिकोड प्रणाली प्रचलित की गई है। राष्ट्रीय पहचान का प्रतीक, हिंदी के साथ देवनागरी लिपि भारत की सांस्कृतिक एकता और पहचान की संवाहक बन गई है। निष्कर्षता, देवनागरी लिपि हिंदी भाषा के विकास का आधार स्तंभ रही है। इसने हिंदी को संप्रेषणीय, वैज्ञानिक और राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो फ्रेंड्स, ये इतने ही क्वेश्चन थे आपके ये। तो दोस्तों, ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाकी कोई भी क्वेरी आप मुझे कमेंट करें, रिप्लाई मैं डेफिनेटली करूँगी। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।